ये दिख रही होगी पीडीएफ धातु। अभी आपको उसी ऐप पर जहाँ पे मैंने नोट्स सारे भेजे हुए हैं वहीं पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ये जो पीडीएफ है मैंने बनाई थी थोड़ी से मतलब आगे के लिए, परंतु मैंने यहीं पर, क्योंकि आज हम धातु पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं इसमें से बता दूंगा आपने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, मतलब स्टार्टिंग के लेवल के लिए। और जो आगे के छात्र हैं जैसे एमए के छात्र हैं उनके लिए वो पीडीएफ को अच्छी तरह देख सकते हैं। जितना भी धातु का ज्ञान है, यानी जो रूप चलते हैं पठति पठतः पठन्ति इत्यादि, उनका ज्ञान आपको इस पीडीएफ से हो जाएगा। वो रूप कैसे चलते हैं, किस अर्थ में चलते हैं, तथा अंतर क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो ये है सबसे पहले धातु। अब ये थोड़ा विषय होता है सोचने समझने का, तो आपको अब अच्छी तरह बैठ के सुनना पड़ेगा। तो ये धातु क्या होता है? धातु होता है एलिमेंट, यानी कि जिस प्रकार ये पृथ्वी बनी है 118 या 116 एलिमेंट से, जैसे कि आजकल बोला जाता है। तो और हमारे उसमें पंच तत्व माने गए हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हुआ वो क्या हुआ, मूलाधार हुआ सृष्टि का। उसी प्रकार जब हम व्याकरण जब हम भाषा में देखते हैं, तो भाषा में भी शब्द किसी ना किसी उससे बने होंगे। तो कैसे बने हैं? भाषा में शब्द बने होते हैं किसी ना किसी धातु से। तो धातु क्या है? धातु है जिस प्रकार एलिमेंट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर इत्यादि, उसी प्रकार भाषा में धातु काम करता है। धातु का अब मैं पढ़ रहा हूँ सामने, उसमें से कोई यदि किसी का डाउट आए तो माइक ओपन करके पूछ ले। तो धातु एलिमेंट, धातु का सामान्य अर्थ क्रिया होता है, जैसे खाना लिखना इत्यादि। व्याकरण में क्रिया का अर्थ लिया जाता है क्रियाओं के समूह ग्रुप से। तो अब ये क्या है, जैसे कि तो अब आप बोलते हैं ये जो धातु का साधारण अर्थ है खाना लिखना, तो आपने जब बोला मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर ये उदाहरण लेते हैं, माता खाना बना रही है, इसको हम संस्कृत में बोलेंगे माता ओदनम पचती। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है, ये जो पचती यानी बना रही है, इसका अर्थ क्या है? आप कहोगे साधारण। जब हम कुकिंग कह देंगे वो तो एक भाषा में ट्रांसलेशन हो गई। तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कुकिंग क्या है? यानी बनाना। तो उस बनाने में क्या क्या जुड़ा हुआ? तो अब देखते हैं क्या बना रही है, चावल। तो पहले माता ने क्या करा, चावल भिगोए, ठीक है, या फिर किसी ड्रम से बाहर निकाले, उस ड्रम से किसी बर्तन में रखे, बर्तन से चावल भिगोए, उसको धोया, उसको रखा, उसके बाद गैस जलाई, गैस पे कुकर रखा, कुकर पे चावल रखे, उसमें पानी डाला, और और कुकर बंद करके गैस चढ़ा दी और गैस पे चढ़ा दिया, 2 सीटी बजी, उसके बाद आपके चावल बन गए। तो जब आपने बोला था माता खाना बना रही है, तो बना रही है का ये अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? ये जो इतनी सारी क्रियाएं, ये जो इतनी सारी क्रियाएं माता ने करी। अब मैं आपको बोलूं बालकः पठति, बालक पढ़ता है, तो उस पढ़ने में क्या होता है? अब अर्थ देखते हैं। तो पढ़ने का वैसे साधारण अर्थ हो सकता है कि पहले उसने पुस्तक ने अपने पास रखी, पुस्तक खोली, और पुस्तक के अंदर जो भी लिखा है उसको पढ़ा। और यदि हम आगे का अर्थ ले तो मस्तिष्क में उसका चिंतन करा, क्योंकि साधारण पढ़ लेने से थोड़ा आता है, सोचने से आता है। अब कहते हैं कि बालक नृत्यति, बालक नाचता है, तो इसमें क्या अर्थ आया? तो इसमें यह अर्थ आया कि कि पहले बालक ने हाथ ऊपर करा, हाथ नीचे करा, पैर ऊपर करा, पैर नीचे करा, इसको कहते हैं नाचने की क्रिया। तो अब आप ये देख सकते हो कि जब हम एक बोल देते हैं क्रिया कर रहा है इत्यादि, वो वास्तव में क्रियाओं का समूह है। अब नाचने में जो हाथ ऊपर कर रहा है हाथ नीचे कर रहा है, क्या वो क्रिया नहीं है? तो क्रिया का एक अर्थ होता है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हिलना इज इक्वल टू मूवमेंट। और अभी और अच्छा शब्द देखे संस्कृत में वो है स्पंदन यानी वाइब्रेशन। और अगर वो है किसी रूप से रेस्ट से मोशन में आना इत्यादि। तो परंतु व्याकरण में इसका अर्थ कुछ बड़ा होता है। वैसे जो क्रिया शब्द है उसका ये अर्थ होता है हिलना या स्पंदन, परंतु व्याकरण में क्या होता है, माता खाना पकाती है, लड़का लेखनी से लिखता है। वो मैंने आपको सारा कुछ समझा ही दिया। तो अब हमने जब ये ज्ञान कर लिया
कि जब कोई बोलता है कि माता खाना बना रही है या लड़का चल रहा है, तो चल रहा है में क्या क्या होता है? पहले एक पैर ऊपर करता है, ठीक है, फिर दूसरा पैर ऊपर करता है, ऐसे कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, आप उसको बोलते हैं वो चल रहा है। वास्तव में पहले उसने अपना एक पैर आगे करा, अब पैर आगे गया तो शरीर, अपना शरीर भी आगे गया, हाथ भी आगे गया, ऐसे ऐसे धीरे जैसे हम चल रहे हैं इत्यादि। तो एक जब मैंने बोला क्रिया करी, तो वास्तव में उसने बहुत सारी मूवमेंट्स करी, वो बहुत बार हिला। तो व्याकरण, या फिर जब हम व्याकरण में थोड़ा तो प्रवेश करेंगे, तो व्याकरण में जब आपसे अब कोई बोला जाए कि बालक पठति, तो इस पठति के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं। जैसे कि कौन कौन सी, अभी हमने देख ही लिया। पुस्तक रखी, पुस्तक खोली, पुस्तक में जो लिखा है वो पढ़ा, तथा मस्तिष्क में चिंतन करा, क्योंकि पढ़ने को मस्तिष्क में चिंतन भी मानेंगे। सिर्फ आपने उपन्यास पढ़ लिया तो वो तो पढ़ते रहिए, आप जितने जैसे पढ़ लेते हैं। तो कोई भी धातु ले लीजिए जो आप सोच रहे हैं मन में और ना मिले, हर धातु के अंदर या हर क्रिया के अंदर जो हम कह देते हैं साधारण रूप से, उसमें बहुत सारी क्रियाएं छुपी होती हैं। जैसे कि और भी कोई क्रिया है, तो अगर आप बोले बालक सोता है, तो ये सूक्ष्म हो गया, ये बहुत छोटा हो गया आपके लिए। तो जैसे वो ऐसे लेटा हुआ है मात्र, लेकिन वैसे ऐसे सांस भी तो ले रहा है उसके अंदर, वो कुछ एक्टिविटी भी तो हो रही है इत्यादि। तो हो सकता है एक या दो भी क्रिया हो सकता है अनेक क्रिया हो। तभी यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण लिया जाता है, माता खाना पकाती है। तो खाने में पहले सब्जी काटी, सब्जी धोई, और फिर सब्जी चढ़ाई, गैस जलाई इत्यादि हो गया। तो जैसे कि लड़का लेखनी से लिखता है, तो लिखने का अर्थ हो जाएगा लेखनी को उठाना, पत्र को पकड़कर लिखना इत्यादि। और लड़का नाचता है, यहाँ नाचने से क्या अभिप्राय है? हाथ ऊपर नीचे करना, पैरों को इधर उधर करना, तो एक क्रिया में बहुत क्रियाएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो अब से, वैसे साधारण रूप से आप सब ये बोल रहे थे, और आपको कहीं ना कहीं ये बात पता थी, परंतु आप इस विषय से अनभिज्ञ थे, कि आपको पता तो है कि खाना बनाने के ये सब अर्थ है, परंतु अब आपको ये पता चल गया कि जब कोई बोला जाए व्याकरण में क्रिया या धातु का क्या अर्थ है, तो आप बोल देंगे कि उसमें बड़ी सारी क्रियाएं होती है। अभी मैं श्लोक, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम शास्त्रीय में पढ़ते हैं इत्यादि, तो हम श्लोक याद करते हैं कि उसको क्या है, और भी टेक्निकल वर्ड्स याद करते हैं, परंतु सिर्फ अभी आपने ज्ञान याद करना है और मन में, क्योंकि जो पीडीएफ लिखी होती है उसको, ये पहला वाला पेज तो उतार लेना अपने रजिस्टर में। तो ये आपको बस याद रखना है कि क्रिया का ये अर्थ होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई संशय, कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना ये भेज दीजिए, फिर चलते हैं आगे। बस, ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे। हम्म। ठीक। तो आगे आता है कर्ता। अब हम जानते हैं, सारे कहते हैं ये कर्ता होता क्या है। तो ये जो कर्ता शब्द होता है, ये प्रथमा होता है, हम पढ़ चुके हैं शब्द रूप के बारे में। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले एक कर्ता शब्द आता है, जो कि ऐसे एक शब्द होता है, मूल शब्द। तो युवराज जी, एक मूल शब्द के लिए मैंने संज्ञा बताई थी, वो संज्ञा का नाम क्या था? हाँ, सम्यक। को शब्द रूप वाली कक्षा में बताया था, आप आए थे उस कक्षा में। ठीक है, कोई नहीं। सृष्टि जी, आप बताइए क्या था इसका नाम? हाँ, कोई बात नहीं, इसका क्या नाम था मूल शब्द का? ठीक है, अंकुर शर्मा जी बताइए क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये जो शब्द होता है ये कहलाता है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक कोई नहीं, प्रातिपदिक। ककार के बाद का कार का उच्चारण करना। तो ये है प्रातिपदिक मूल कर्तरी। अब यहाँ पे क्या है, तकार के बाद में, जिसको नहीं पता, हम शब्दों को कार प्रत्यय का प्रयोग करके बोलते हैं। तो इसके बाद में री है,
ठीक है। तो उसका प्रथमा एक वचन में बनता है कर्ता। तो यदि आपको पता हो कि कर्तरीवाच्य और भाववाच्य हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ये कर्तरी शब्द का अर्थ होता है कर्तावाच्य इत्यादि। वो समास हो जाता है, इसलिए कर्तरी पढ़ देते हैं। तो यह हो गया कर्ता। अब कर्ता क्या होता है? साधारण सी बात है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे बालक हस्ति, यहाँ बालक है कर्ता क्योंकि वह क्रिया कर रहा है। अब कोई भी जो हम वाक्य देखते हैं उसके अंदर प्रमुख कौन होता है? कर्ता। और कर्ता होता है स्वतंत्र, वो जैसे मर्जी कुछ भी करे। तो ये तो जैसे मैंने आपको बोल दिया स्वतंत्र है, ऐसे ही अष्टाध्यायी, जैसे हमने पहली कक्षा में पढ़ा था, पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक के अंदर सूत्र होते हैं, और पहला एक सूत्र है उसके अंदर, स्वतंत्र कर्ता। अब वहां पे थोड़ा और ज्यादा डेफिनेशन आ जाती है, ये कर्ता होता क्या है इत्यादि। बस यही बोला गया है जो किसी के परतंत्र ना हो इत्यादि। अब एक और कहा जाता है कि आप यहाँ पे स्व का अर्थ होता है धर्म। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके मन में जो आया वो आप कुछ भी करिए। मात्र शास्त्र में जो लिखित है, यानी ऋषियों के द्वारा जो बताया गया है, वही शास्त्र का पालन करने वाले जन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मनमानी आचरण कर लिए जाए, जैसे कि आजकल बोला जाता है इत्यादि। तो थोड़ा ऐसे ही बता दिया। तो अब क्या है देखते हैं। तो अब आपने आपको बोला होगा कि भू धातु के रूप सुनाओ, क्योंकि पहले सबने याद करे होंगे भवती भवतः भवंती। तो एक बार धातु का अर्थ देख लेते हैं। धातु किस अर्थ में आता है, उस अर्थ में लिखा होता है। हो सकता है बहुत अर्थों में आए, मात्र एक में भी। तो अब क्या होता है देखिए। अच्छा, ये धातु पाठ किसने लिखा था? क्या कहते हैं, अंकुर, धातु पाठ किसने लिखा था? तो प्रथम कक्षा में था, धातु पाठ लिखा था पाणिनि जी ने, जो कि है सामने। तो ऐसे करके रूप आपके सामने बन जाते हैं। ये इससे आप सब परिचित होंगे, भवती भवतः भवन्ति, भवसी भवथः भवथा, भवामि भवावः भवामः। ये सब क्या है? और ये सारे रूप बनते हैं इत्यादि। तो अब क्या प्रश्न आता है? ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे एक धातु है जिसका अर्थ होता है हाँ, एक धातु है पट। अब मैं इसका कह रहा हूँ अर्थ, पढ़ना पढ़ना। अब आपको ये कैसे पता कि इसका अर्थ पढ़ना ही है, कुछ और क्यों नहीं है? तो यही बात संस्कृत में धातु पाठ में हमको मिलती है। और इस धातु के अर्थ में संस्कृत में ही लिखा गया है कि पढ़ने अर्थ में यह धातु आती है। तो आगे हम ज्यादा इसमें जाएंगे नहीं। बाकी जो आगे पढ़ना चाहे वो किसी भी धातु को जान सकता है। जैसे कि ये धातु है भू, तो भू धातु के क्या रूप चलते हैं? भवति भवतः इत्यादि। तो यहाँ पे किस अर्थ में है? तो जिस प्रकार लता, अगर लता शब्द के रूप याद करे होते, सप्तमी बनता है लतायाम, उसी प्रकार सत्ता शब्द होता है। सत्ता क्या कहलाता है? टू एग्जिस्ट, होना। सीधी सी बात। तो जब मैं बोलूं बालक भवति, तो इसका क्या अर्थ है? बालक है। तो सत्तायाम, सप्तमी विभक्ति है, तो सत्ता में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दर्शन की बात आ जाती है कि आप हो तो ना, आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो ना। जैसे कि यहाँ मैं बोल दूं पुनीतः भवति, पुनीत जी हैं यहाँ पर, युवराजः भवति, या कोई भी सृष्टि भवति इत्यादि करके बोल दूं। तो ये जो भवति है, ये आपको बता रहा है कि आप हो, टू एग्जिस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो होना इस अर्थ में यहाँ पे आ रहा है। हम धातुओं के अर्थों पे परिचर्चा नहीं करेंगे। जैसे पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हैं, लघु रचना अनुवाद कौमुदी में। तो परंतु जिसको देखना हो वैसे भी देख सकता है, बहुत सारे अर्थों में आती है। तो एक होता है शब्द गति। ठीक है। तो उसको अभी छोड़ देते हैं, वो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ तक अर्थ क्लियर है कि क्या है, धातु का अर्थ समझ में आया? कि जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ पठ का मतलब है पढ़ना, तो हमको भी तो किसी ने बताया होगा। तो पाणिनि जी ने खुद ही बता दिया
कि पठ का मतलब पढ़ना है, वो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है इत्यादि। तो कोई प्रश्न है यहाँ तक? ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आपने अपने रजिस्टर में क्या क्या लिखना है? पहले ये धातु करके ये जो प्रथम पेज है ये कहीं पर लिख लीजिए, या फिर लिख ही लीजिए कहीं पर। तो पहले कर ये धातु करके ये प्रथम पेज है, ये आपने अपने पुस्तक में लिखना है इत्यादि। उसके बाद आता है, आज हम देखने जा रहे हैं। तो हमने एक श्लोक याद करा था, तो सृष्टि जी वो श्लोक क्या था अव्ययों के ऊपर? अव्ययों के ऊपर, अव्यय, अव्यय, न स्मरण मस्ती। चलो, कोई नहीं। ठीक है, तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु। हाँ, वदतु वदतु शीघ्रं वदतु, वाह। ठीक है, थोड़ी अशुद्धियां हैं, कोई नहीं, मैं इसका उच्चारण भेज दूंगा। जैसे कि आपने अभी बोला था सदृशम लंगेशु नहीं है, लिंगेशु है। क्योंकि तीन लिंग पढ़ाए थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इत्यादि। तो कोई नहीं, याद करा है वही बहुत है, वो अच्छा लगा। तो एक क्या शब्द होता है य? अब क्या पढ़ते हैं, दिक्कत यहाँ पे सारी कहाँ आ रही है वो आज इसमें देख लेते हैं। तो ये चार शब्द जो मेरे अभी संज्ञान में आए, चाहिए चौथा, और हाँ ठीक है, इन चारों शब्दों का उच्चारण इवन प्रोफेसर भी गलत करेंगे संस्कृत पढ़ाने वाले, क्योंकि मैंने खुद देखा। इसको पढ़ेंगे, इस पहले वाले को पढ़ेंगे अव्यय, क्योंकि यहाँ दो यकार है, एक यकार नहीं है। दूसरा आता है, ये समय लिखा है, जैसे समय आप लोग बोलते हो, समय क्या हो गया? समय क्या होता है पता है? जैसे आप जो लिखते हो समय, ये होता है, ये ऊपर एक ही मात्रा, ये होता है समय। तो इंग्लिश में भी अगर कोई अपना नाम समय लिखता है, वो लिखता है SAMAY, ये नहीं होता समय। समय पुल्लिंग में प्रयोग होता है समय। यहाँ पे य का प्रयोग है, वो छूट गया है, पर वो हमारे को शुद्ध करना है, क्योंकि हम भगवत गीता उसका भी अध्ययन कर रहे थे इत्यादि। तो भाषा की शुद्धि कैसे होगी अगर ग्रंथ ही अगर हम गलत पढ़ते रहेंगे इत्यादि। फिर आता है आगे, तो सृष्टि जी इसका अध्ययन करिए इस शब्द का, तो उच्चारण करिए। अरे कहाँ आप चले गए ऊपर? अब या नहीं, उसको मैं तीसरा वाला कह रहा था, ये जो शब्द है इसको पढ़ते हैं अध्ययन। हमने वहाँ श्लोक पढ़ा था गीता, गीता के महात्म्य में, कौन सा? गीताध्ययन। हम वहाँ गीताध्ययन नहीं बोल रहे थे, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्ते च। तो वहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? अध्ययन इत्यादि, ये पढ़ेंगे इसको। तो प्लीज आपसे वो है कि आप इसका उच्चारण यकार का करिए ही करिए। और ये जो बचपन से हो गया है प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होता, क्या होता है? तो इसका उच्चारण क्या है युवराज जी, बोलिए। अरे बस, हाँ, इसका उच्चारण होता है प्रत्यय। और जो आप बोलते हो प्रत्यय, वो ये होता है। ठीक है, समय ये अलग होता है। तो कोई नहीं, ये बताना बहुत आवश्यक है, प्रतिदिन हर कक्षा में बताऊंगा ताकि मन में बैठे इत्यादि। तो अब आता है बात, हमने पढ़ा था धातु पाठ किसने लिखा? पाणिनि जी ने। तो व्याकरण में हर काम चलता है सिस्टम से। क्या आप एक सिस्टम बना दोगे? आप एक सेक्शन बना दोगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन इत्यादि। तो अब धातुओं में है 2000 धातुएं। तो 2000 धातुओं के क्या सबके रूप याद करते चले? परंतु यदि आपको याद हो, यदि आप याद कर लो, भवती भवतः भवंती,
भवसी भवथः भवथः भवामि भवावः भवाम। तो वैसे ही चलते हैं, पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठतः, पठामि पठावः पठाम। तो ऐसे करके ही सारे के सारे ए सेक्शन के वो चलेंगे रूप। उस ए सेक्शन को हम व्याकरण में नाम दे देंगे, ये जो आपके आगे लिखा हुआ है। अब सेक्शन को हम बोल देते हैं गण। ठीक है, गण ही होता है भवादि। तो यहाँ पे संधि आपको दिख रही होगी, भू धन यानी प्लस, भू धन आदि भवादि। तो वहाँ यह संधि होती है। तो होता ये है कि अब 2000 धातुएं थी, तो पाणिनि जी ने क्या करा, उन 2000 धातुओं को 10 सेक्शन यानी 10 गणों में बांट दिया। तो वो कौन कौन से थे गण, वो गणों की अभी मैंने वहां पे एक श्लोक दे रखा है। वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, परंतु बताना एक ऊपर ऊपर से तो बताना पड़ेगा ही, कैसे सिस्टम बना है। तो यहाँ पे आपको गण दिख रहे होंगे। तो ये रहा भवादि, ऐसे करके 10 गण दे रखे हैं। अब जैसे भवादि गण की धातु का रूप चलेगा एक, वैसे ही सारी गणियों के धातु का रूप चलेगा। जैसे कि एक धातु है भवती, भवती। ठीक है, ये आपको दिख गया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, भवादिः। तो इसी तरह इसका क्या रूप चलेगा, पठति। क्योंकि हम जो 9वीं 10वीं तक संस्कृत पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसमें मात्र साधारण ऊपर से दिया होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, भवादि ही इत्यादि। और यहाँ आपको दिख जाएगा पठति। बस अंतर क्या है, वहां भू धातु था तो भवती, और यहाँ पठ धातु है तो पठति। तो उससे भी पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रत्यय क्या है। अरे थोड़ा माइक किसका ऑन हो गया। ठीक है। हम्म, तो अब आगे आपके आगे प्रत्यय। तो अब प्रत्यय सब में सेम रहते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे टिप, तस, झी, टिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। तो अब इसको थोड़ा सा मैच करके करते हैं। अब आशा यही है, मुझे ये लगता है कि आप लोगों को पठती वाले तो रूप याद होंगे। तो जैसे वहां लिखा होता है पठती, तो यहाँ पे तिप की जगह बस ये आखिरी वाले का लोप कर देना, मतलब गायब कर देना, उसको देखना नहीं। तो पठती। आगे क्या है, पठतः। यहाँ पे आपको तकार दिख रहा है, बस वैसे ही सेम है। फिर आता है ये झी। अब इसको थोड़ी प्रक्रिया है, यहाँ पे पठंती बनता है, इसको छोड़ते हैं। फिर आता है पठसी, जैसे कि ये रहा। तो यहाँ पे एक ही प्रत्यय होता है सब जगह, सिप प्रत्यय मध्यम पुरुष में। तो वो अभी मध्यम पुरुष अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, था आता है, पठत, पठत, ये रहा सामने आपके। आगे क्या है, बिना विसर्ग के, देख लो। एक जगह विसर्ग का प्रयोग है और एक जगह बिना विसर्ग के है। तो आपको इतना बड़ी गलती हो जाएगी यदि आप एक विसर्ग को छोड़ देते हो। एक जगह द्विवचन का प्रयोग है और एक जगह बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ क्या है, पठामी। वहां क्या था, भवामी। और यहाँ पे ये मी आपको दिख रहा है, तो वो सेम ही है, यही प्रत्यय वहां पे हुआ है। फिर आता है बस। वहां क्या बनता है, पठावह और पठामह। तो इस प्रकार ये प्रत्यय होते हैं इत्यादि। और इन प्रत्ययों के होने से ऐसे आपके रूप बनते हैं। तो ये गण वाला अभी ठीक है, एक बार पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर अभी इसमें दोबारा आज यही पीडीएफ ही समझा रहे हैं। कोई इसमें प्रश्न तो पूछिए, माइक ओपन करके, फिर चलते हैं आगे।
ठीक है। तो भवादी जो सबसे बड़ा गण है, 10 सेक्शन है भवादी से लेकर चुरादी तक। जो पहला सेक्शन है उसके अंदर है 1000 बच्चे, यानी 1000 धातुएं। तो यदि आपने भवादी गण की एक धातु याद कर ली, यानी भवती भवतः भवंती, ये सिर्फ एक लकार में है, 10 लकार होते हैं, एक याद कर लिया तो आपको लगभग 1000 धातुएं याद हो जाएगी। तो मेरे से किसी ने यही प्रश्न करा था, छात्रा ने, कि क्या सबके याद करने हैं, 2000 धातु हैं, सबके धातु रूपी याद करते रहे। मैंने कहा उसमें तो जीवन चला जाएगा, आपको मात्र एक याद करना है, एक याद करते ही आपको 1000 धातुएं याद हो गई। इसे ही कहते हैं सिस्टम, जो कि इस व्याकरण में पाया जाता है। तो ये है भवादी का। ठीक है, आगे क्या है पूछिए। ठीक है, तो किसी का नहीं है कोई प्रश्न, चलते हैं फिर आगे। हाँ, तो अब यहाँ क्या है, अब हमने यहाँ देख लिया था कि ये क्या हो रहा है, ये विभिन्न प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस शब्द का उच्चारण करिए एक बार युवराज जी, ये क्या लिखा है सामने, ये जो पा से आरंभ हो रहा है, करिए। तो इसका वही है, परसमयी पदी पढ़ेंगे इसको, परसमयी पदी, परसमय पदी कोई ना पढ़े, वो जो ए को ऐ नहीं पढ़ते वो सबसे बड़ी समस्या है इत्यादि। तो अब देखते हैं आगे। ऐ, हाँ, ऐ जो भी। तो अब 10 सेक्शंस थे, उन 10 सेक्शंस के नाम जान लेते हैं। देखो, जिस प्रकार मैंने आपको अव्ययों का बताया था कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु, ऐसे करके जो श्लोक बताया था, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ अगर वैसे कर लोगे, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 महीने हम उसमें करेंगे कोर्स में, तो आपको हो जाएगा अच्छी तरह तरीके से, अनुवाद आ जाएगा और शास्त्रों में प्रवेश हो जाएगा। परंतु ये तो होगा नहीं, हर व्यक्ति को मैं ऐसे बोलूं कि आप ये याद करो इत्यादि, तो बाकी आपकी इच्छा जैसे होगी। तो यहाँ क्या लिखा है, भवादि, अदादि, जोहत्यादि, दिवादि, तुदादि, रुधादि, दिवादि, स्वादि, तनादि, क्रियादि एवं चुरादि। अब ये आदि आदि क्या है, तो मैंने आपको बताया था जिस प्रकार प्रत्याहार बनता है, बस वैसे ही व्याकरण में हर जगह कार्य कर लो आप। अब यहाँ पे ये नहीं है आखिरी वाले बच्चे की बात, पर 25 बच्चे लाइन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे धातु मान लेते हैं, 25 धातु लाइन में बैठे हुए हैं। पहले धातु का नाम है भू, तो मैंने बोल दिया कि भू आदि धातुएं सारी यहाँ आ जाओ। यानी कि जिन 25 धातुओं के आदि, यानी फर्स्ट में आदि अंत होता है ना, आदि में भू है, वो सारी धातुएं यहाँ आ जाओ, उसको कह देंगे भवादि। अब ये फिर अदादि का भी कुछ मतलब होगा, तो अदादि का अर्थ ये रहा। तो अदादि एक धातु होती है, अब वो देख लेते हैं। व्यू फिल्टर्स पे जाके आपको इस ऐप में सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं, क्लिक फिल्टर, ये रही। ठीक है, तो ये धातु है हमारी, और इसको अगर हम वैसे भी करें तो ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया अदादि। उसी प्रकार सारा कर लो। अब वो जो श्लोक है इसका एक तरफ से गायन बड़ा अच्छा होता है, तो मैं एक बार बोल देता हूँ। तो भवाद्यदादि जो होत्यादिः दिवादिः स्वादिरेव च, तुदादिश्च रुदादिश्च, तुदादिश्च रुधादिश्च, तनादि क्रीचुरादयः। अब पाणिनि जी ये तो सेक्शन का नाम रखते नहीं, का खा गा 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 घंगा इत्यादि। पाणिनि जी ने जो धातु उनको पहले मिली उस गण में, उन्होंने उसका नाम रख दिया। अब संस्कृत में आपको बोलना है कि बालक चोरी करता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए चोरी करना इस क्रिया का क्या नाम है। तो उसके लिए हम धातुएं सीखेंगे, तो उसके लिए हम धातुएं सीखेंगे इत्यादि।
तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा वो धातु किस गण में आ रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चुरादी, तो चोरी करने की क्रिया है, तो ये हिंदी संस्कृत से ही बनी है। तो यहीं पर जाते हैं, चुरादी पे गए, आगे आता है क्लिक हेयर पे करके आगे दिख जाता है। तो ये हमारी धातु दिख रही है। ये मैंने आपको बोल दिया कि चुर धातु चोरी करने के अर्थ में है। लेकिन मुझे किसने बोला कि चोरी अर्थ में है? पाणिनि जी ने खुद बता दिया, स्तेये। अब ये स्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी में। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। जैसे राम शब्द के हमने रूप जाने थे, वहां सप्तमी में क्या बनता है? रामे। वैसे ही स्तेये इत्यादि। तो इसको आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही क्या बना पहला रूप? चोरयति। ये अंतर आता है। जैसे अगर यहाँ पे भू धातु जैसा बनता, तो वहां क्या बनता? भवती बनता है ना, यहाँ पे भी बन जाना चाहिए था चुरति। यहाँ पे क्या बन रहा है? चोरयति। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये डी सेक्शन का लड़का है, यानी कि ये चुर धातु यानी एक चुरादी गण है, उसके अंदर जो विद्यमान धातुएं हैं उसका भाग है। तो पीडीएफ में ही आगे उपलब्ध हो जाएगा क्या लिखा हुआ है। गण समूह ग्रुप्स का प्रयोजन, यानी सेक्शन बनाने का प्रयोजन क्या है। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी कार्य नहीं करते, तो वो तो पाणिनि जी थे। तो गण का प्रयोजन होता है उस गण की धातुओं में कोई विशिष्ट प्रत्यय होना, या कोई विशेष कार्य जो आगे व्याकरण में प्रयोग में आता है, तथा एक गण के धातुओं के शब्द रूप लगभग समान ही चलते हैं। तो आपने सिर्फ चुर धातु के रूप याद करने हैं और आपको पूरा चुरादिगण याद हो गया। ये लिखा है यहाँ पर चुरादी। या आपको बस आपने याद करना है चोरयति, चोरयतः, चोरयंती। तो बाकी सारी धातुएं आपको याद हो गई। तो पहले 10 धातुएं प्रयास तो करना पड़ेगा याद करने के लिए इत्यादि, और ऐसे ही फिर आप रूपों का निर्माण कर पाएंगे। यदि आपको बोले कोई खाता है, तो आपको पता, आप बोल दोगे खादती। ये खादती कैसे पता चला आपको? तो ये रूप कैसे बना? वो भवादि गण का धातु है, तो वो बन भवती की तरह खादती बन जाएगा इत्यादि। तो ऐसे ही रचना अनुवाद कौमुदी पुस्तक के अंदर थोड़ा अब क्या होता है, उस पुस्तक में जैसे मेरे जो गुरुजन थे उन्होंने बोला कि आप क्यों, जैसे उसमें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, परंतु जैसे कि आप सबसे पहले ही बात हो चुकी है, इतना पढ़ेंगे कि उसके बाद आप कोई भी जो व्याकरण का शास्त्रीय ग्रंथ हो, या इतना तो हो कि आप लोग सामान्य बोलचाल में संस्कृत बोल पाए या वाक्यों का निर्माण कर पाए। तो एक धातु थी खाद, उसका क्या अर्थ आ गया? टू ईट या टू कंज्यूम, जिसका अर्थ होता है खाना। तो यहाँ भक्षणे लिखा है, तो वो कहती है ना राक्षसनी, जैसे कि महाभारत में, मैं तुम्हारा भक्षण कर लूंगी इत्यादि। तो भक्षण का अर्थ वास्तव में एक खाना ही लिया जाता है, परंतु कोई अर्थ वो नहीं आ जाता कि ज्यादा बुरी तरह खाना, एक ही होता है। तो इसके रूप क्या चल जाएंगे? तो बालकः खादति या बालिका खादति, एक ही बात है। अब संस्कृत में ऐसा नहीं है, बालिका खा रही है और बालक खा रहा है, ऐसा अर्थ विशेष नहीं है। संस्कृत में सिर्फ दोनों के लिए खादती का ही प्रयोग होगा। जैसे द बॉय ईट्स, द गर्ल ईट्स, इंग्लिश में भी सेम ही रहता है, वैसे ही हिंदी में अंतर आता है, परंतु संस्कृत में अलग है। तो ये श्लोक है। तो ये श्लोक का उच्चारण ठीक है भेज दूंगा, जिसकी इच्छा हुई याद कर ले। बाकी धीरे धीरे आगे पुस्तक पे तो समझ में आ ही जाएगा कि कैसे कैसे रूप चलेंगे। तो ये लिख दिया गण समूह ग्रुप्स का प्रयोजन, ये भी आपने अपने रजिस्टर में उतार लेना है, पीडीएफ में सब कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है, कृपया उतार लें। तो ये परस्मयी पदी क्या होता है, आत्मनेपदी क्या होता है, इसको छोड़ देंगे अभी। सिर्फ अभी हमने ये जानना है कि अभी हम परस्मयी पदी ये जो है इनके रूप याद करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि सिप तस्झी, सिप थस था मेपवस वस। अब देखते हैं ये क्या है।
देखो, इंग्लिश में क्या होता है, जिस प्रकार आ, उसको छोड़, सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष। तो जैसे कि होता है कि बालकः पठति ही क्यों होगा, पठसि क्यों नहीं होगा, इत्यादि। तो ये होता है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तर पुरुष। अभी मुझे याद आया कि रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में वैसे दे रखा है, तो मैं आपको उसमें जब वो होगा चालू तभी बता दूंगा। किन्हियों के लिए साधारण हो सकता है, परंतु पूरे व्याकरण के तथ्यों के साथ जानेंगे कि कहाँ किसका प्रयोग होगा इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को तो माइक ओपन करके पूछिए, वरना आगे चलते हैं। अस्तु, अग्रे चलामः, ठीक है। तो अब संस्कृत में होते हैं कुल मिला के 10 लकार। अब ये लकार क्या होता है, तो सृष्टि जी वो वार्तिक कौन सा है जिससे कार प्रत्यय होता है? वदतु। अरे, ठीक है, अंकुर जी बताइए कौन सा वार्तिक होता है वो? जिससे कार प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय होता है। चलो भैया, मत याद करो पहले का। तो ठीक है, तो उन्होंने भी जैसे लिखा सामने आपको दिख रहा है वर्णाकार। तो इस वार्तिक से कार प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आवश्यक क्यों है, तो हमने जब अब बोली कक्षा पढ़ी थी जिसमें हमने शब्द रूप सीखे थे, तो वहाँ क्या लिखा होता था, वहाँ लिखा होता था आकारांत। तो राम शब्द कैसा है, आकार से अंत होने वाला। तो वो सब कुछ आपको अगर छूट भी गया हो तो ऐप में देख लेना, वहाँ पे नोट सारे उपलब्ध हैं। तो अब आते हैं, संस्कृत में 10 लकार होते हैं। ये लकार सबसे पहले होता क्या है? लकार यही होता है जो सामने दिख रहा है, ला प्लस कार, ला धन का। अभी साधारण रूप से ये जानना है कि किस अर्थ में धातु से प्रत्यय हो रहा है। अब जैसे कि आप कोई शब्द बनाते हो, तो आपको ये भी तो पता होता है कि प्रत्यय किस अर्थ में हो रहा है, तभी तो आप उस शब्द का अर्थ जानोगे इत्यादि। तो उसी प्रकार धातु से 10 लकार होते हैं, जो कि आगे आपके सामने दिख रहे होंगे। हम लोग 10वीं तक जो पढ़ते हैं, ये 12वीं तक तो मैं नहीं पढ़ा, बाकी 12वीं में भी शायद हो सकता है 5 ही लकार पढ़ाए गए हों, 5 लकार पढ़ते हैं। उसके अंदर मैं 5 ही पढ़ाऊंगा क्योंकि पुस्तक में 5 है, बाकी 10 नाम याद होने चाहिए। तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग। अब भाई ये क्या है, अगर आप बोलो तो आपने कुछ करना नहीं है, बस ला, धन, आ, अट, लट। आ के बाद क्या आता है, ई, लकार, धन, इट। ठीक है, ई के बाद क्या आता है, ऊ आता है। तो ये क्या हो गया, लुट। ऐसे ही इसके बाद आता है री। इनका नाम होता था मूल स्वर, यदि आप लोगों को याद हो तो।
तो इसको क्या लिख देंगे? लिट। तो ये रहा सामने। आगे भी वैसे ही है, बस वहां टा की जगह ng का प्रयोग कर लेंगे, अंगा कोई ना बोले, ng। तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग। अब हमारे संस्कृत में क्या होता है, जब हम बोलते हैं राम थे, तो आप इस वाक्य से क्या समझते हो? आप ये समझते हो कि इस प्रेजेंट मोमेंट से, यानी जो अभी वर्तमान में समय चल रहा है, अभी से 5 मिनट पहले भी हो सकता है राम नामक व्यक्ति था, परंतु उससे 2000 साल पहले भी राम नामक व्यक्ति हो सकता है, और 10,000 साल पहले भी राम नामक व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पर आ, मैं करूंगा, हो सकता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट से 5 मिनट बाद भी मैं करूं, और हो सकता है कि मैं 1000 साल तो नहीं, 10 साल बाद भी करूं, इत्यादि। तो आप कहो इसमें क्या अर्थ आ गया? संस्कृत में ये जो इतना ज्यादा लकार दे रखे हैं, वो आपको ये भी बताते हैं कि कार्य आज हो रहा है, आज रात के 12 बजे से पहले ये हो रहा है, या फिर पुराणिक काल में हो रहा है, यानी 2-3 हजार साल पहले हो रहा है। तो ये है इसमें व्यवस्था, क्योंकि हमारे को छोटा करके बोलना है इत्यादि, तो 10 लकारों की व्यवस्था हमारे पास है। तो इनको अगर आप याद कर ले ऐसे, तो थोड़ा संस्कृत से थोड़ा जिह्वा भी खुलेगी, संस्कृत बोलने का अभ्यास भी होगा। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लंग, रिंग। तो अगर ऐसे याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं पढ़ देता हूँ, लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग। आगे की जो लाइन है इसको अभी छोड़ देना है, ये याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, जीभ खुलेगी और बोलना आएगा इत्यादि। तो यहाँ पर जिसको अधिक जिज्ञासा हो जानने की, वो इन सभी लकारों, ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा। जिसको अधिक जिज्ञासा होगी वो उस पीडीएफ को अच्छी तरह पढ़कर तो वो देख सकता है। तो मैंने एक जगह विभाजन भी कर दिया सबका, कि भूतकाल इज इक्वल टू लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार। तो 3 लकारों का कार्य सिर्फ भूतकाल में होता है। तो ये हुआ सामान्य धातु और प्रत्यय, ये हो गए सामने आपके। अभी हमने सिर्फ ये याद करना है, मैं क्या क्या भेजूंगा ग्रुप में। मैं भेजूंगा एक तो ये वाली लाइन जो अभी पढ़ी थी, लट, लेट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, जो है। और उसके बाद मैं भेजूंगा साथ में ये, एक बार आपके लिए यहाँ पढ़ते हैं, टिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। कोई अंतर नहीं है, पठ धातु से बहुवचन में थ प्रत्यय यहाँ पे हुआ, तो क्या बना, पठ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक बार पीछे। आगे क्या है, एक बार ये भेज दूंगा। आशा यही रहेगी जितना पढ़ाया जाए याद हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि आगे रचना फिर वहां पे और बैकलॉग्स पड़ेगा, वहां शब्द रूप दूंगा याद। मुझे पता है कि आगे भी याद नहीं करना, क्योंकि 1 घंटा नहीं निकलता दिन का। अभी से अच्छा, अभी से अच्छा रहेगा तो इत्यादि। तो एक बार जैसे मैं पढ़ देता हूँ, भवाद्यदादि च होत्यादिहि दिवादिहि स्वादिरेव च, तो दादिश्च रुधाधिश्च तनादि। अब यहाँ क्या लिखा है, क्रीचुरादयः, कौन सी ई है, दीर्घ ईकार है, दीर्घ इकार इत्यादि। तो अब अगली कक्षा से हम पुस्तक का आरंभ करेंगे, क्योंकि अगली कक्षा जैसे शुक्रवार है, तो शुक्रवार से अस्थि वहां शुक्रवार पर है, तो होगा ये कि 2 दिन का गैप रहेगा। तो उसके अंदर ये रहेगा कि आपको शनिवार और रविवार का समय मिल जाएगा, जिससे आप लोग उसको पढ़ सकते। तो अभी तक जो भी पढ़ाया आज की कक्षा में, कोई डाउट तो पूछिए, फिर चलते हैं आगे, वरना आज की कक्षा में समस्या है कोई? जी बोलिए। नमो नमो।
अब वो जैसे वो जो था वो थोड़ा ना जैसे समय था, तभी मैंने वो विधान बना दिया था कि जिसका जोन सा भी भाग छूट जाए वो यूट्यूब पर वो देख सकता है उसको। अब क्योंकि वो जो एक्सप्लेनेशन थी धातु वाली की खाना बनाना क्या होता है, कि उसमें फिर थोड़ा समय जाएगा, वरना वो फिर गीता का नहीं हो पाएगा आगे का। वो भी तो लेके चलना है। जी। कोई किसी का और कोई छोटा प्रश्न तो बताइए फिर आगे, वरना करे गीता पर। ठीक है, तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली अभी गीता वाली नहीं हुई। बोलो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये प्रथम पेज को आपने लिखना ही लिखना है। इसमें ये बता रखा है धातु होती क्या है। फिर इसको छोड़कर आगे आपने श्लोक लिखना है जिसका उच्चारण ग्रुप में मिल जाएगा। और ये लिख लेना है गण समूह ग्रुप्स का प्रयोजन। फिर ये जो आपको तिप झी सिप थस थ मिप वस मस दिख रहा है ये लिखना है। और बाकी सीधा आगे बढ़कर आपने आ जाना है ये वाली पंक्ति पे, लट लिट लुट लेट लोट लोट लंग, जो भी है ये। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग ट्रिंग। ये आपने यहाँ रिंग तक लिखना है। ना है ना वो ड्रिंक, यहाँ तक लिखना है बस। अभी आपने आज की कक्षा के लिए रजिस्टर में यही लिखना है। तो करते हैं आगे, फिर अब कोई प्रश्न नहीं है इत्यादि। तो मंगलाचरण से एक बार यहाँ की समाप्ति करते हैं। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ सामने, जो कि है येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। धन्यवाद।